हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हो सभी? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी भी शानदार तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, आप सभी का हमारे आज के इस हिंदी के प्रैक्टिस सेट में बहुत-बहुत स्वागत है। ये प्रैक्टिस सेट आपको यूपी टेट, सी टेट, डी ट्रिपल एस बी, केवीएस, एनवीएस यानी जो भी आपके टीचिंग एग्जाम्स होते हैं, उनसे रिलेटेड जहाँ भी आपकी हिंदी पूछी जाती है, उनके लिए ये प्रैक्टिस सेट, ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। तो देर ना करते हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रत्येक वर्ग का प्रथम व द्वितीय वर्ण किस प्रकार के हैं? ऑप्शन ए नाद, बी अघोष, सी घोष या डी महाप्राण। तो देखिए, ये पूछा आपसे प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ण, है ना। आप सभी को पता होगा भाई, हिंदी वर्णमाला में वर्ग जो होते हैं क, च, ट, त और प, ये आपके 5 वर्ग होते हैं, है ना। पांचों में आपके 5-5 वर्ण होते हैं, सभी को पता होगा। तो इनमें से प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा जो वर्ण होता है उसको क्या कहा जाता है, ये पूछा आपसे। तो देखिए, पहला और दूसरा वर्ण जो होता है उसको अघोष कहा जाता है। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? अघोष। ये इन वर्णों को अघोष वर्ण कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होता है। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2, तालव्य ध्वनियां कौन सी हैं? ऑप्शन ए च छ, बी जय झ, सी ट ढ या डी इनमें से एक से अधिक। तो देखिए, तालव्य ध्वनियां, अब तालव्य ध्वनियां कैसे पता करोगे? देखिए, जो च वर्ग होता है, क्या च ट त 5 वर्ग होते हैं, उनमें से जो च वर्ग होता है, च वर्ग के जो 5 के 5 वर्ण होते हैं, वो सारे के सारे जो च वर्ग पूरा का पूरा आपका तालव्य ध्वनि वाला होता है। तालु की सहायता से बोला जाता है, इसीलिए इसको तालव्य वर्ग कहा जाता है, तालव्य ध्वनियां कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए इसमें से च वर्ग में जो भी वर्ण आते हैं उनमें से इनमें कौन कौन से हैं? देखिए, ऑप्शन नंबर ए च और छ ये भी आते हैं, ज और झ ये भी आते हैं। च छ ज झ ये आपके देखिए 5 वर्ण आते हैं, तो इसमें ये 2 भी आते हैं, ये भी आते हैं। ऑप्शन ए भी आता है और बी में जो वर्ण है वो भी आते हैं तालव्य में। तो इसमें ऑप्शन आपका डी सही होगा, इनमें से एक से अधिक, यानी कि भाई एक से अधिक है। ऑप्शन ए भी सही है यहाँ पर, ऑप्शन बी भी सही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होता है। चलिए नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? ऑप्शन ए उंगली, बी बांस, बी पंचवा, सी दांत। अब देखिए, यहाँ पर दांत जो था, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है फ्रेंड्स। ये दांत चंद्रबिंदी वाला आँख ये लग के ये था दांत। ठीक है, तो उंगली ये बिल्कुल सही वर्तनी है, बांस भी सही है और दांत भी सही है। जो पंचवा है, ये पंचवा नहीं होता, पांचवा होता है ये आपका। ये चंद्रबिंदी लगेगी, पांचवा। पांचवा जो होता है ये आपका बिल्कुल सही वर्तनी होती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही है, ये अशुद्ध है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, नर पिरस इंद्र बराबर नरेंद्र में कौन सी संधि है? यानी कि जो दिया है आपको संधि विच्छेद, नर प्लस इंद्र आपका नरेंद्र बनता है, इसमें कौन सी संधि होगी? ऑप्शन ए गुण संधि, बी दीर्घ संधि, सी यण संधि या डी वृद्धि संधि। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका यहाँ पर है नर प्लस इंद्र, यहाँ पर देखिए नरेंद्र एक मात्रा है, वो भी है ना, एक ही मात्रा, औ की मात्रा सिंगल है। ठीक है, एक ही औ की जहां आपकी सिंगल मात्रा होती है वहां आपकी कौन सी संधि होती है फ्रेंड्स? वहां होती है आपकी गुण संधि। ठीक है, वहां कौन सी संधि होगी? गुण संधि। तो ये गुण संधि का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, जलवायु शब्द में कौन सा समास होगा? ऑप्शन ए द्वंद्व, बी तत्पुरुष समास, सी बहुब्री समास या डी द्विगु समास। तो देखिए, जलवायु शब्द जो है ये है जल योजक चिन्ह वायु, है ना। जल और वायु एक दूसरे का अपोजिट भी हो गए और योजक चिन्ह भी है यहाँ पर। तो वहाँ द्वंद्व होता है, अपोजिट विपरीतार्थक जो होते हैं उनमें, और योजक चिन्ह के द्वारा जो विपरीतार्थक शब्द होते हैं वहाँ एक तरह का द्वंद्व होता है ना। तो जहाँ द्वंद्व है तो द्वंद्व समास हो गया। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, द्वंद्व समास होगा जलवायु में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, अचार किस भाषा से आकर हिंदी में प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन ए पुर्तगाली भाषा से, बी अरबी भाषा से, सी फारसी भाषा से या डी फ्रेंच भाषा से। तो देखिए, अचार जो शब्द है वो आपका पुर्तगाली भाषा से आया हुआ है और हिंदी में प्रयुक्त हुआ है। ये आपका पुर्तगाली शब्द है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा, अचार पुर्तगाली हो गया। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, उपमेय का सर्वथा उपयुक्त विलोम शब्द है? ऑप्शन ए अनुपमेय, बी अतुलनीय, सी अनुपम या डी अनुपमित। तो देखिए, उपमेय जो होता है इसका सबसे उपयुक्त विलोम होगा वो होगा अनुपमेय। उपमेय का विलोम क्या हो जाएगा? अनुपमेय। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा फ्रेंड्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, विशिष्ट का विलोम शब्द होगा? ऑप्शन ए अवशिष्ट, बी सामान्य, सी अनिष्ट या डी शिष्ट।
तो देखिए आप सभी को पता होगा विशिष्ट कोई अलग स्पेशल चीज़ होती है तो उसका विलोम क्या हो जाएगा भाई, कोई सामान्य नॉर्मल चीज़, सामान्य सी चीज़, तो उसका विलोम हो गया सामान्य। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, विशिष्ट का विलोम सामान्य हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा गंगा का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन ए जानवी, बी मंदाकिनी, सी कालिंदी या डी भागीरथी। तो देखिए फ्रेंड्स, जाह्नवी गंगा को कहा जाता है, मंदाकिनी भी गंगा को कहा जाता है और भागीरथी भी गंगा को कहा जाता है, लेकिन कालिंदी जो है, कालिंदी गंगा को नहीं यमुना को कहा जाता है ना, ये यमुना का पर्यायवाची होता है ना कि गंगा का। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, शिव का अर्थ कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए महादेव, बी पशुपति, सी चक्रपाणी या डी शंकर। अब देखिए शिव जो है, महादेव जो है वो भी शिव का अर्थ देता है, पशुपति भी देता है, शंकर भी देता है, लेकिन जो चक्रपाणी शब्द है ये आपका शिव का अर्थ नहीं देता है। चक्रपाणी आपका एक तरह से विष्णु भगवान को कहा जाता है, भाई चक्र उन्हीं के पास होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, जो किसी विशेष विषय का ज्ञाता हो, एक शब्द उसके लिए वाक्य का एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए अभिज्ञ, बी चैतन्य, सी विशिष्ट या डी विशेषज्ञ। जो किसी विषय का ज्ञाता हो उसके लिए एक शब्द होता है, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी विशेषज्ञ। क्या होगा? विशेषज्ञ। भाई किसी एक स्पेशल चीज का ज्ञाता है तो उसको बोलते हैं विशेषज्ञ। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से कौन सा शब्द बल का अर्थ नहीं है? ऑप्शन ए मस्ती, बी पार्श्व, सी सेना या डी शक्ति। तो देखिए बल एक तरह से बल फोर्स वाला यूज हो रहा है यहाँ पर, बल किसी को बल लगाना। तो पार्श्व जो होता है ये भी बल का अर्थ देता है। सेना, भाई एक तरह से सेना होती है वो, जैसे अर्धसैनिक बल हो गए हमारे, फोर्स होती है, ये बल बोला जाता है इनको भी, तो ये भी होता है। शक्ति, बल किसी की चीज को बल लगा रहे हैं, शक्ति लगा रहे हैं, एक ही चीज उसका अर्थ देता है। लेकिन जो मस्ती है, ये मस्ती बल का अर्थ नहीं देता है, इसीलिए हमारा जवाब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, निर्वात का समानार्थी शब्द है? ऑप्शन ए भ्रम, बी विवाद रहित, सी बिना हवा वाला या डी बुराई। अब देखिए निर्वात जो शब्द होता है उसका समानार्थी होगा बिना हवा वाला। ने बोलते हैं ना निर्वात में प्रकाश की चाल, तो मतलब जहाँ हवा नहीं होती, जहाँ वैक्यूम नहीं होता, वो उसको निर्वात कहा जाता है। तो बिना हवा वाला निर्वात का समानार्थी होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, आकृति शब्द का समभिन्नार्थक क्या है? ऑप्शन ए बनावट, बी वस्त्र, सी चित्र या डी समरूप। तो देखिए आकृति जो होती है उसको समभिन्नार्थक क्या होगा? बनावट। भाई किसी की बनावट कैसी है, उसकी आकृति, जैसे मान लीजिए त्रिभुज है ना। अब देखिए चौंच नहीं निकली, इसको कभी बोले आप चौंच, देखिए चौंच निकाल देते हैं, भाई त्रिभुज है, ठीक है। अब इस त्रिभुज में ये आकृति भी है, भाई किसकी आकृति है? त्रिभुज की। और इसी का समभिन्नार्थक है भाई इसकी बनावट कैसी है? ट्रायंगल जैसी है। भाई इसकी आकृति कैसी है, बनावट कैसी है? ट्रायंगल, है ना। एक तरह से त्रिभुजाकार है इसकी आकृति। तो आकृति और बनावट एक आपका समभिन्नार्थक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, घाट घाट का पानी पीना लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है? ऑप्शन ए अनेक क्षेत्रों का अनुभव, बी जीवन में स्थिरता का अभाव, सी दर दर भटकना या डी परोपकार के लिए यहाँ वहां घूमना। तो देखिए यहाँ पर घाट घाट पानी पीने का अर्थ होता है अनेक क्षेत्रों का अनुभव होना, यानी कि घाट घाट का पानी मतलब हर जगह का, उसको बहुत सारे क्षेत्रों का अनुभव है, तो उसको घाट घाट का पानी उसका अर्थ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए अनेक क्षेत्रों का अनुभव होना। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, चल बसना मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन ए चलना, बी मृत्यु होना, सी चलकर बस जाना या डी बस से चलना। तो देखिए चल बसना जो होता है उसका अर्थ होता है मृत्यु होना। एक तरह से भाई बोलते हैं ना गुप्ता जी चल बसे, मिश्रा जी चल बसे, तो एक तरह से मृत्यु होना उसका अर्थ देता है मुहावरे का। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा है? ऑप्शन ए चोट, बी नेत्र, सी निशाना या डी जवाब। तो देखिए अचूक विशेषण जो होता है इसके लिए जो संज्ञा शब्द होगी वो होगी निशाना। अब देखिए निशाना बोलते हैं ना, अचूक निशाना लगाया उसने, तो विशेषता किसकी बताई? निशाने की। तो अचूक निशाना, अचूक जवाब नहीं होता, अचूक नेत्र नहीं होता, अचूक चोट नहीं होता, एक इसके साथ प्रयोग नहीं होता, लेकिन अचूक निशाना होता है। अचूक निशाना, बिल्कुल उसका निशाना नहीं चूका, अचूक निशाना था उसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, राम तुम्हें बुला रहा है, वाक्य में सर्वनाम को पहचानिए। ऑप्शन ए है,
बी बुला, सी राम या डी तुम है। तो देखिए यहाँ पर आपका सर्वनाम पूछा है तो सर्वनाम है तुम्हें। राम तो यहाँ पर संज्ञा है भाई, किसी का नाम है। जो राम तुम्हें बुला रहा है तो मतलब तुम्हें किसके लिए प्रयुक्त किया है, किसी दूसरे व्यक्ति के लिए, उसके नाम नहीं लिया है। मान लीजिए जैसे आपने जाकर सोहन से कहा कि राम तुम्हें बुला रहा है, तो आपने किससे कहा, सोहन से। तो ऐसे भी तो बोल सकते हैं राम सोहन को बुला रहा है, तो सोहन की जगह वहां पर तुम्हें प्रयुक्त हो गया है, तो सर्वनाम की संज्ञा की जगह सर्वनाम प्रयुक्त होगा, तो तुम्हें यहाँ पर सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये तुम्हें आपका यहाँ पर सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, पुजारी शब्द का स्त्रीलिंग रूप निम्न में से क्या होगा। ऑप्शन ए पुजारिन, बी पुजाराइन, सी पुजारीन या डी पुजारिन। तो देखिए पुजारी शब्द का जो स्त्रीलिंग होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी पुजारिन। ये आपका क्या हो जाएगा, पुजारिन। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल डी सही जवाब होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 20, भीम ने गदा से दुर्योधन को मारा, वाक्य में कौन सा कारक है। ऑप्शन ए करण कारक, बी अपादान कारक, सी संप्रदान कारक या डी अधिकरण कारक। अब देखिए वाक्य क्या है, भीम ने गदा से दुर्योधन को मारा। अब एक तरह से का आया, लेकिन यहाँ पर अलगाव नहीं हुआ कि वहाँ कि उससे अलगाव का बोध नहीं है, यहाँ है गदा के द्वारा मारा गया, उससे उसका प्रयोग करके उसको मारा, कि गदा से दुर्योधन को मारा है ना, तो वहाँ पर के द्वारा या उसका प्रयोग हो रहा है, तो यहाँ पर करण कारक हो जाएगा। कौन सा कारक हो जाएगा फ्रेंड्स, करण कारक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारी आज की क्लास। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। जो भी साथी चैनल पर पहली बार हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव क्लासेस और वीडियोज आपको डेली मिलती रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।